हेलो फ्रेंड, सीटेट 2020। तो स्वागत है आपका सीटेट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2, यानी कि इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। उसमें 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब उससे अगले वाले 15 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज का क्वेश्चन है आपका, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ही और ना संकलनात्मक ही। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? किस चीज को शामिल करोगे आप सतत और समग्र मूल्यांकन में? सतत और समग्र मूल्यांकन का मतलब क्या है? समग्र और सतत मूल्यांकन का मतलब है कि विद्यार्थियों का संपूर्ण मूल्यांकन, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का, उसे हम सतत और समग्र मूल्यांकन भी कहते हैं। इसके अंदर जो है अनेक प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन, पाठ्य संबंधी योजना, समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयोग, इन सब का हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सबसे पहली बात, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड दिया है। जहां भी विविधता आए वहां पर हमेशा वही ऑप्शन आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चों की आदत, कौशल, मूल्य, अभिप्रेरणा सबको विकसित किया जाता है, जिसके द्वारा और समाज को जिम्मेदार एवं क्रियाशील बनाने में भूमिका निभाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी योजना को विभेदीकरण, समाजीकरण, समावेशन या मुख्य धारा से जुड़ना क्या कहलाती है ये? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2, समाजीकरण। कौन सी क्रिया होगी वो? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि समाजीकरण जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां सब कुछ सीखा जाता है। जैविक सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाज से वह संस्कृति को आत्मसात करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया मनुष्य की संस्कृति के भौतिक अभौतिक रूपों में से परिचय कराती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? यानी कि वो कह रहा है कि एक कक्षा में कि जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि सामाजिक वर्ग के शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। वो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को इसके लिए क्या पहल करनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो नेगेटिव है, क्योंकि आप विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए तो नहीं कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका नेगेटिव है, विभिन्न सामाजिक वर्गों में विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करानी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तो
अनदेखा, आप किसी भी बात को स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को अनदेखा तो नहीं कर सकता है टीचर, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि एक टीचर को विभिन्न सामाजिक वर्गों को समझाना चाहिए, छात्र के लिए सामाजिकता को समझाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब है कि जिसमें हर तरीके के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिसमें समान रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को अपाहिज या मंदबुद्धि या फिर इस तरीके का से वर्गीकृत नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका नहीं होगा, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। एनसीएफ 2005 यह बताता है कि जो बच्चा, हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है और हर बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक हैं आपके, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थियों के, एक स्वैलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। तो ये किसके सूचक हैं आपके, जो बच्चा आपका इनमें कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है कि पढ़ने की चिंता, पढ़ने के प्रति चिंता है, शब्दों या अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में भी उसको कठिनाई हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ये किसके सूचक हैं सब, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, अधिगम अशक्तता पाई जाती है, ये उस विद्यार्थी के सूचक हैं। अधिगम अशक्तता कौन कौन सी होती है आपकी, इसकी मैं एक आपकी लेक्चर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तो इनमें से कौन सा एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा आपका। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित या फिर संबोधित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करके। सेकंड ऑप्शन है आपका, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल देकर।
विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 है आपका अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की जो कमजोरी है उनके आधार पर जो विश्लेषण करेगा उसी से तो आगे की सीखने के उद्देश्यों को विकसित करेगा एक शिक्षक। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, नेगेटिव टैगवर्ड, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, नेगेटिव टैगवर्ड, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्यों होगा? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर। जहां भी प्रोत्साहन आए तो 99% वही ऑप्शन आपका राइट होता है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, या फिर बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को इसके लिए? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा आपका। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को करने का अवसर मिलेगा, बोलने का अवसर मिलेगा, तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। तो इनमें से कौन सी शिक्षण प्रणाली नहीं है आपकी? प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली कौन सी नहीं है आपकी? तो सबसे पहली बात, शिक्षण के अधिगम में अपनाई गई शिक्षण प्रणालियों के प्रमुख गुण होने चाहिए, जैसे कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है आपका प्रयोग तथा पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करना, संवाद तथा परिचर्चा के माध्यम से समस्या समाधान करना। तो इसमें से कौन सी नहीं है आपकी? तो कौन कौन सा? प्रयोग तथा पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण ये है आपकी। संवाद एवं परिचर्चा ये भी है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करना ये भी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, कौन सी प्रणाली नहीं है? एक अच्छी शिक्षण प्रणाली कौन सी नहीं है? दिए गए ध्यान को दोहराने पर ही ज्ञान केंद्रित करना, यानी कि आगे कुछ नहीं सीखना है, रटना, कंठस्थ करना, ये सब क्या है आपकी? नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? उन्हें गृह कार्य रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। किस तरीके से बच्चों का पढ़ने में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं शिक्षक? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। क्योंकि जब आपको ये कारण पता होगा कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तभी तो आप बच्चे को आगे सिखाओगे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है यंत्रवाद याद करना, विद्यार्थी का पूर्ण ज्ञान, अनुबंधन या दंड। इनमें से कौन सी ज्ञान की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है आपका? क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी का पूर्ण ज्ञान।
क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक विद्यार्थी को पहले कुछ ज्ञान नहीं होगा, वो अपने उस अगर आप एक विद्यार्थी को पहले ज्ञान से जोड़कर सिखाओगे, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाओगे, तो ही वो आगे सीख पाएगा, अन्यथा वो अदरवाइज नहीं सीख पाएगा। अगर आप उसको डायरेक्टली कुछ भी सिखाओगे बच्चे को, तो वो नहीं सीख पाएगा। जब आप उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे सिखाओगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी का पूर्ण ज्ञान। तो आज की वीडियो इसी के साथ यहीं तक करेंगे हम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।